Hey everyone, welcome to another video। आज का वीडियो एक नया सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन लेना जस्ट स्टार्ट किए हो, लेकिन उनको इतना आइडिया नहीं है कि कौन सा एग्जाम से आप लोग को क्या जॉब प्रोफाइल ऑफर होगा, आप लोगों का प्रमोशन क्या होगा, पे स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ऑप्ट करना है या आपको स्टेट गवर्नमेंट जॉब या फिर आपको बैंक पीएसयू की तरफ जाना है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है इनिशियल डेज में जब कोई एस्पिरेंट अपना जर्नी स्टार्ट करता है। तो उन लोग का थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने एक सीरीज अभी स्टार्ट किया है। इस सीरीज में टोटल 3 वीडियोस आएंगे। वो 3 वीडियोस में मैं 3 पार्ट में जॉब प्रोफाइल डिस्कस करूंगा। इंडिया में जो जो एग्ज़ाम होता है एंड वो एग्ज़ाम कौन सा पोस्ट आपको ऑफर करेगा एंड उसमें क्या प्रमोशंस रहेगा, ये सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है। सो द वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी। आई एम अ ग्रुप बी ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आई एम ऑल्सो सिलेक्टेड एज अ प्रिवेंटिव ऑफिसर थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जाम। सो देखिए, मैंने एग्ज़ाम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट में जो सारे पोस्ट है उनमें जो जो एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग जा सकते हो उसको मैंने एक पार्ट पे रखा है। दूसरे पार्ट पे सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स का जो एग्ज़ाम्स होता है उनमें से आपको क्या पोस्ट ऑफर हो सकता है, क्या आपका सैलरी बन सकता है, वो मैं एक पार्ट में डिस्कस करूंगा। एंड जो थर्ड पार्ट रहेगा वो बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड जो पीएसयू वाला जॉब होता है उसको लेके मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो आप लोगों को ये तीनों पार्ट देखने के बाद एक टोटल ओवरऑल आप लोगों का एक आइडिया बन जाएगा कि आपके लिए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के वाइज आपको कौन सा जॉब्स आपको चूज करना सही रहेगा। ठीक है। तो देखिए, 3 पार्ट है। पहला पार्ट में, इस पार्ट में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, उनका पे स्ट्रक्चर एंड प्रमोशंस एंड उनका एग्जाम, मतलब कौन से एग्जाम से आपको वो पोस्ट मिल सकता है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। एंड मेरे नेक्स्ट 2 पार्ट में जो रिमेनिंग 2 कैटेगरी है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है इंडिया में वो टोटल ये 4 कैटेगरी में डिवाइड है। ग्रुप ए सर्विसेज, ग्रुप बी सर्विसेज, ग्रुप सी सर्विसेज एंड ग्रुप डी सर्विसेज। हालांकि अभी ग्रुप डी सर्विसेज को गवर्नमेंट ऑब्सोलेट करने का प्लान बना रहे हैं। बहुत सारा पोस्ट ऐसा भी है जो पहले ग्रुप डी हुआ करता था, अभी उनको पे लेवल उनका सेम ही है, लेकिन उनको अभी ग्रुप सी कैटेगरी में उसको डाला गया है। जैसे कि आपको पता है एसएससी एमटीएस जो एग्जाम होता है वो पे लेवल 1 इसका पोस्ट है। आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा, जो लोग नए हो उनको पे लेवल भी शायद नहीं पता होगा, तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि पे लेवल क्या होता है। तो एमटीएस का पे लेवल 1 है, लेकिन वो अभी लास्ट ईयर ग्रुप डी से हटा के उसको ग्रुप सी कर दिया है। ठीक है। लेकिन अभी भी थोड़ा ग्रुप डी पोस्ट बचा हुआ है, जो कि इन फ्यूचर में ये पूरा जो ग्रुप डी सर्विसेज है ये शायद सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं रहेगा। तो एक बार देख लेते कि क्या पे लेवल होता है। देखिए, पे लेवल 1 से पे मैट्रिक्स स्टार्ट होता है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताऊंगा कि पे मैट्रिक्स होता क्या है। सो पे लेवल 1 जो है, जिनको ग्रेड पे का नॉलेज है उनके लिए ग्रेड पे भी मैं बता दे रहा हूँ। ग्रेड पे जो 1800 है वो ग्रुप डी सर्विसेज में आता है। ठीक है। उसके बाद पे लेवल 2 to 5 दैट इज ग्रेड पे 900 to 2800, इसके अंदर जो पोस्ट है वो ग्रुप सी सर्विसेज के अंदर आता है। ठीक है। पे लेवल 6 दैट इज ग्रेड पे 4200 से हमारा स्टार्ट होता है ग्रुप बी सर्विसेज और वो खत्म होता है पे लेवल 9 जो कि 5400 ग्रेड पे है। ग्रेड पे के अकॉर्डिंग जिनको नॉलेज है, थोड़ा कंफ्यूजन इसमें रहता है कि जो ग्रुप ए सर्विसेज है वो भी स्टार्ट होता है ग्रेड पे 5400 से ही, लेकिन पूरा पे मैट्रिक्स में ये एक ही ग्रेड पे है जो 2 लेवल पे बिलोंग करता है। ग्रुप बी वाला जो 5400 ग्रेड पे है उसका पे लेवल 9 है, एंड जो ग्रुप ए सर्विसेज वाला जो ग्रेड पे 5400 है उसका पे लेवल 10 है। ठीक है। तो ग्रेड पे सेम है दोनों का, लेकिन पे स्ट्रक्चर दोनों का अलग है।
और ग्रुप बी सर्विसेज के अंदर मैं एक चीज आप लोगों को और डिटेल में बता दूं कि इधर जो पे लेवल 7 है दैट इज 4600, इतना तक आप नॉन गेजेटेड ग्रुप बी ऑफिसर हो, ठीक है। जब आपका पे लेवल 8 हो जाएगा, जब आपका ग्रेड पे 4800 हो जाएगा, 4800 से आप ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर हो, ठीक है। और जब आप पे लेवल 10 में पहुंचोगे तब आपका जो गेजेटेड ऑफिसर आप बी से ए में चले जाओगे, ठीक है। तो चलिए एक बार वो पे मैट्रिक्स देख लेते हैं कि पे मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए जब 7th पे कमीशन रिलीज हुआ था तब ये पे मैट्रिक्स बना था। इस पे आप लोग अगर थोड़ा नजर डालो तो देखिए इस पे ऊपर ग्रेड पे लिखा हुआ है, देखिए पे लेवल 1 पे 1800, 2 पे 1900, ठीक है, ऐसा पे लिखा हुआ है। टोटल 18 लेवल है पूरा पे मैट्रिक्स पे। इससे ही आप लोग अपना बेसिक जो पे होता है, आपका सैलरी में जो मेन कंपोनेंट बेसिक पे होता है, इससे ही वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। रेफरेंस के लिए अगर आप लोग कोई अगर 4200 ग्रेड पे में ज्वाइन करो तो ये जो इधर कॉलम है ये आपका नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है। मतलब हर साल आपका जब इंक्रीमेंट होगा आपका इधर एक लेवल करके वो इंक्रीज करेगा। तो 4200 में अगर कोई नया बंदा ज्वाइन करे तो उसका इनिशियल ईयर जो बेसिक होगा वो होगा 35400। फिर नेक्स्ट जब आपका इंक्रीमेंट लगेगा वो इधर जनवरी में होता है या जुलाई में होता है, ठीक है। आप कौन सा मंथ में ज्वाइन कर रहे हो उसके ऊपर वो कैलकुलेट होता है। तो नेक्स्ट ईयर जब उसका इंक्रीमेंट होगा तब उसका बेसिक पे हो जाएगा 36500। एंड उसके बाद अगर आप कोई दूसरा एग्जाम क्रैक करके 4800 जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, आप उस पे ज्वाइन करो लेवल 8 पे, तब आपका लेवल चेंज होके उसका जो फर्स्ट लेवल जो है 47600 आपका वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक पे का टेबल है, इसके ऊपर कैसे सैलरी कैलकुलेट होता है वो भी हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यही मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, देखिए 5400 ग्रेड पे में दो पे लेवल है, एक 9 एंड 10। ये 9 तक ग्रुप बी एंड हो जाता है एंड 10 से जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट होता है ग्रुप ए सर्विसेज का वो 10 से शुरू होता है। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को अभी आइडिया हो गया कि पे मैट्रिक्स कैसे काम करता है एंड कैसे आप लोगों का बेसिक पे डिसाइड होता है हर साल, ठीक है। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए सर्विसेज से। ग्रुप ए सर्विसेज को थोड़ा डिटेल में हम लोग अभी देख लेंगे। तो मेन जो रिक्रूटिंग एजेंसी है ग्रुप ए सर्विसेज के लिए वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूपीएससी मेनली ग्रुप ए सर्विसेज का जो जितना भी पोस्ट है उसको रिक्रूट करता है। हाँ, अभी थोड़ा और भी 2-4 पोस्ट हो सकता है जो सेपरेट एग्जाम से लिया जाता है, लेकिन मैं मेजरली अगर देखूं तो यूपीएससी ही इकलौता बॉडी है जो ग्रुप ए सर्विसेज को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो क्या क्या एग्जाम्स है उसमें देखिए, पहला जो सबसे पॉपुलर इंडिया में जो एग्जाम है सीएसई दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उस पे क्या होता है, उस पे आईएएस आईपीएस एंड अदर जो अलाइड सर्विसेज है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सर्विस यूपीएससी सिविल सर्विस आपको ऑफर करता है, तो उसका आप लोगों को रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो है उनके लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है। जो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड से है उनके लिए सेपरेट एग्जाम होता है, बहुत लोगों को आप लोगों को नहीं पता, आईएएस एग्जाम होता है उसके लिए, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। ये भी एक ग्रुप ए पोस्ट ही है, ठीक है। देखिए इंडिया में जितना भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला पोस्ट है, सबसे हाईएस्ट जो रिक्रूटमेंट होता है वो 5400 दैट इज लेवल 10 पे होता है, ठीक है। लेवल 10 पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ये सबसे हाईएस्ट है। इसके ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, प्रमोशन हो सकता है, डेपुटेशन हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में सबसे ऊपर जो रिक्रूटमेंट होता है वो 5400 ग्रेड पे दैट इज लेवल 10 पे होता है। तो ये जो सारा पोस्ट, ये सारा एग्जाम है अभी मैं डिस्कस करूंगा, ये सब इसी ग्रेड पे रिक्रूटमेंट होता है थ्रू यूपीएससी, ठीक है। उसके बाद देखिए जो जियोग्राफी बैकग्राउंड से उनके लिए कंबाइंड जियो साइंटिस्ट है, जो कि जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट, केमिस्ट, ये सब पोस्ट आप लोगों को ऑफर करता है।
उसके बाद CISF जो असिस्टेंट कमिश्नर वाला पोस्ट है वो भी इसी मतलब कमीशन के थ्रू उसका रिक्रूटमेंट होता है। फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो सिविल सर्विस के पैटर्न में ही होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है, उसका जो रिक्रूटमेंट होता है दैट इज IFOS ऑफिसर जिनको कहा जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, वो भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। तो मोटा मोटा आप लोगों को आइडिया लग गया कि आप लोगों को अगर ग्रुप ए सर्विसेज को प्रेफरेंस देना है, उसके लिए तैयारी करना है, तो आपको यूपीएससी का तैयारी करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों के पास इतना एग्जाम्स का ऑप्शन है, ठीक है। और कौन से एग्जाम से क्या क्या पोस्ट आप लोगों को मिल सकता है वो भी मैं इस पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब डिटेल में थोड़ा जो सबसे पॉपुलर पोस्ट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उस पे आईएएस आईपीएस तो आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन और क्या अलाइड सर्विसेज है और क्या क्या सर्विस ऑफर करता है यूपीएससी सिविल सर्विस, वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए मेनली जो सबसे पॉपुलर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये बहुत पॉपुलर पोस्ट है। उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो IRS है वो भी बहुत पॉपुलर एक पोस्ट है। एंड ये सब देखिए ये सब अदर अलाइड सर्विसेज है, ठीक है। आप लोग एक बार डिटेल में देख लीजिए इसको। इसमें से जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस, ये दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक है। देखिए हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों कैटेगरी किया हुआ है। ये जो सब ग्रुप ए सर्विसेज है ना, इनको थोड़ा कैटेगरी में डिवाइड किया है। इधर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दैट इज IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन से जो ऑफिसर बनता है दैट इज IFOS। ये जो तीनों पोस्ट है ना, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में आप लोगों को अगर थोड़ा मैं डिटेल में आइडिया दूं, तो इसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, दैट इज यूपीएससी के थ्रू होता है, लेकिन ये एक स्टेट के अंदर काम करता है, ठीक है। ये एक कैडर के अंदर काम करता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा जब कोई बंदा IAS बनता है तो का एक पर्टिकुलर स्टेट में उसको एलोकेट किया जाता है, ठीक है। डेपुटेशन को अगर हम छोड़ दे तो उसका पूरा करियर उसी स्टेट में निकल जाता है। जब वो मतलब सेक्रेटरी रैंक तक, जब जॉइंट सेक्रेटरी रैंक तक वो नहीं पहुंचता, तो मेनली उनका काम उसी स्टेट में होता है, ठीक है। तो उसका सैलरी स्टेट के ट्रेजरी से क्रेडिट होता है, लेकिन उसका पे स्ट्रक्चर, उसका रिक्रूटमेंट, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो यही होता है ऑल इंडिया सर्विसेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए बनाया गया था ऑल इंडिया सर्विसेज, ताकि सेंट्रल एंड स्टेट में एक कनेक्शन, एक ब्रिज एस्टैब्लिश हो इनके थ्रू, ठीक है। तो बहुत जनों को ये नॉलेज है कि IFS मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस भी ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है, नहीं। इधर IFOS जो है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, वो ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है। इंडियन फॉरेन सर्विस एंड बाकी जो अलाइड सर्विसेज है सब आता है सेंट्रल सर्विसेज के अंदर, ठीक है। दो कैटेगरी है, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। तो सेंट्रल सर्विसेज के अंदर बाकी सब आता है, एंड वो तीन पोस्ट IAS, IPS एंड IFOS, ये तीन पोस्ट ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर आता है, ठीक है। तो ये सब अलाइड सर्विसेज से आपको जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है उस पे आप लोगों को जो टॉप ऑफिशियल्स होता है उसमें आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, एंड आप लोगों को प्रमोशन के थ्रू उस डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट पोस्ट है उस पे आप लोग इजीली चले जाओगे इस एग्जाम के थ्रू। जैसे कि आप लोगों का अगर इंडियन रेवेन्यू सर्विस पे अपॉइंटमेंट हुआ है, तब आप लोग अपना जर्नी एज असिस्टेंट कमिश्नर स्टार्ट करोगे, एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और एज एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एक्साइज कस्टम्स, ठीक है। एंड अगर बाकी सारे में आप लोग मतलब इधर आप अगर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस या कुछ और में अगर आपका सिलेक्शन हो, तो इन जनरल असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट से आपका जर्नी स्टार्ट होता है। देखिए पे लेवल, ये जितने भी ग्रुप ए पोस्ट है, पे लेवल सबका सेम है। आप लोगों को लगेगा कि ना IAS में तो ज्यादा पावर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका पे अलग होगा, ठीक है। 5400 ग्रेड पे के अंदर या लेवल 10 के अंदर जितना भी ग्रुप ए सर्विसेज है, सबका पे स्केल सेम है गवर्नमेंट में, ठीक है। तो देखिए पे स्ट्रक्चर,
आप अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में, अभी मैंने आपको बताया था, डिटेल में एक बार हम लोग देख लेंगे। तो देखिए ग्रुप ए का पे स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए एज ऑन सितंबर है, एज ऑन सितंबर मतलब रिसेंट जो अभी एचआरए एंड डीए में जो चेंजेस आया है उसको कंसीडर करते हुए ये पे स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जब अगर अब नेक्स्ट जितना जब भी ये डीए का जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज कि जुलाई में अभी 3% डीए तो निकल गया है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा, तो फिर से थोड़ा सैलरी में चेंजेस आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए यही है पे स्ट्रक्चर। बेसिक पे लेवल 10 का 56100 है। उसके बाद अभी एचआरए इंक्रीज कर गया है, सो एक्स सिटी में आपको 27% एचआरए मिलेगा एंड वाई सिटी में आपको 18% एचआरए मिलेगा, जेड में आपको 9 मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं एक्स सिटी का कंसीडर करूं तो ये है आपका एचआरए अमाउंट। डीए आपका 28% अभी है, जो कि अक्टूबर नवंबर में 31% डीए हो जाएगा। तो डीए अभी के लिए ये 15708 है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखिए टीपीटीए मतलब मेट्रो सिटी, एंड मेट्रो सिटी छोड़ के जितना भी सिटीज है उनके लिए 3600, मेट्रो के लिए 7200। डीए ऑन टीए मतलब इसके ऊपर भी, टीए के ऊपर भी एक डीए मिलता है, तो वो भी 28% ऑफ योर ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, तो वो 2016 है फॉर एक्स सिटी। तो अगर आप ग्रॉस लगा लो तो आपका ग्रॉस मोटा मोटा ये बनता है। ठीक है, एंड आपका अगर उसके बाद एनपीएस या फिर सीजीजीआईएस जो डिडक्शन होता है वो डिडक्शन करके आपको अप्रोक्सीमेटली 88,000 आपका इन हैंड सैलरी बनेगा अगर आप ग्रुप ए सर्विसेज में ज्वाइन करो, जो कि 5400 ग्रेड पे में है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ग्रुप ए का पोस्ट एग्जाम्स एंड पे स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज हो गया। ठीक है, एंड किसी भी पोस्ट का अगर आप लोग डिटेल में मतलब कोई आइडिया लेना चाहो तो कमेंट बॉक्स पे मुझको वो पोस्ट के बारे में मेंशन करना, मैं उस पोस्ट के ऊपर सेपरेट एक जॉब प्रोफाइल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है ग्रुप बी सर्विसेज। ठीक है, ग्रुप बी सर्विसेज इन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ग्रुप ए तो मेनली यूपीएससी रिक्रूट करता है, लेकिन ग्रुप बी सर्विसेज बहुत सारा एजेंसीज है जिसके थ्रू इसका रिक्रूटमेंट होता है। जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी हो गया, एसएससी ग्रुप बी सर्विसेज को अपॉइंट करता है। आरआरबी हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एंड ईपीएफओ भी अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ईपीएफओ हालांकि यूपीएससी के थ्रू ही कंडक्ट करवाता है, लेकिन वो ईपीएफओ सेपरेटली करता है। ठीक है, कोई कमीशन मतलब एसएससी या आरआरबी को देके नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या एग्जाम्स है आपका ग्रुप बी सर्विसेज के अंदर। पहला जो सबसे पॉपुलर सर्विसेज है अमंग ग्रुप बी सर्विसेज वो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो कि सीजीएल के नाम से पॉपुलर है। उसमें से आपको इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मेनली ये सारा पोस्ट ऑफर होता है। ठीक है, ग्रुप बी का पे लेवल मैं आपको बता दूं 6 से लेके आपका 9 तक आपका ग्रुप बी सर्विसेज है, लेकिन 9 में आप लोगों को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। ठीक है, वो प्रमोशन होने के बाद ही आपको मिलेगा। 6 to 8 ये जो ग्रेड पे है दैट इज 4200 से लेके आपका जो 4800 ग्रेड पे है, बीच में आपका 4600 ग्रेड पे रहता है। तो ये तीनों जो ग्रुप बी का ग्रेड पे है ये तीनों में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन जो 5400 पे लेवल 9 में है उस पे आपको प्रमोशन लेके ही जाना होगा। ठीक है, उस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। उसके बाद और क्या एग्जाम है, एसएससी एग्जाम सेपरेट कंडक्ट करवाता है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम। इस एग्जाम को बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में थोड़ा बता दूं, बहुत जनों को ये नॉलेज नहीं है। देखिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्जामिनेशन है उसका एलिजिबिलिटी रहता है ओनली ग्रेजुएशन, उसको कोई स्पेशल क्राइटेरिया उस पर नहीं है। ऑल ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम, लेकिन बहुत सारे पोस्ट ऐसा है जिसका कुछ सेपरेट पैरामीटर, कुछ सेपरेट क्राइटेरिया जरूरी होता है उस पोस्ट के लिए, कोई सेपरेट डोमेन का नॉलेज जरूरी होता है। ठीक है, तो वो सब एग्जाम सीजीएल के थ्रू
लिया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका क्राइटेरिया अलग है, उसका क्राइटेरिया में सिर्फ ग्रेजुएट है, ठीक है। तो वो जो मिनिस्ट्रीज का कुछ कुछ पोस्ट होता है, वो पोस्ट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन के थ्रू उसका रिक्रूटमेंट होता है। जैसे कि एक पॉपुलर पोस्ट है इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो उसमें एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है कि आप लोगों को ग्रेजुएट तो होना ही है, उसके ऊपर आप लोगों का इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स आप लोगों का ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद बोटानिकल असिस्टेंट बोलिए, ड्रग इंस्पेक्टर बोलिए, ये जो सारा पोस्ट है ये स्पेशलाइज्ड पोस्ट है। तो इसके लिए इसका क्राइटेरिया अलग से पोस्ट वाइज डिफाइंड रहता है एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। तो वो एग्जाम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम के थ्रू लिया होता है, ठीक है। तो वो एसएससी कंडक्ट करवाता है, वो हर साल ही होता है। और क्या है, देखिए एनटीपीसी, आरआरबी जो कंडक्ट करवाता है एनटीपीसी एग्जाम, तो उसमें जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट है एंड कॉमर्शियल अप्रेंटिस का जो पोस्ट है वो 4200 ग्रेड पे में आता है, दैट इज वो भी एक ग्रुप बी पोस्ट है। आईबी जो सेपरेटली जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आईबी आता है, वो जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। पहले ये एग्जाम रेगुलरली नहीं होता था, लेकिन अभी 1-2 साल के गैप में ये एग्जाम अभी आईबी कंडक्ट करवा रहा है, वो है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है। बहुत चैलेंजिंग जॉब है। आप लोगों को अगर ये जॉब के बारे में डिटेल में पता करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे मुझको लिख के भेजिए, ठीक है। हालांकि मैं ये जॉब में फाइनल सिलेक्शन तो नहीं ले पाया, लेकिन मैं ये जॉब में इंटरव्यू तक अपीयर किया था, तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज शेयर कर सकता हूँ कि IBACIO पोस्ट क्या है, क्या रहता है इसका पे स्ट्रक्चर, प्रमोशंस, एंड ये क्यों बाकी सब पोस्ट से थोड़ा अलग है। बहुत चैलेंजिंग जॉब है, ठीक है। और क्या है, देखिए EPFO जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ही एक बॉडी है, उसमें जो असिस्टेंट पोस्ट है वो भी एक ग्रुप बी पोस्ट है, जो सेपरेटली वो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो मोटा मोटा ग्रुप बी सर्विसेज में यही सारे पोस्ट है, यही सारे एग्जामिनेशंस है। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग थोड़ा पे स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, एंड जो सबसे पॉपुलर जो एग्जाम है इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जैसे कि एसएससी, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, अलाइड सर्विसेज में आप लोगों को टोटल 21 या 22 पोस्ट देखने को मिला, वैसे ही इधर भी आप लोगों को काफी सारा पोस्ट ऑफर होता है थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। चलिए देखिए, ग्रुप बी सर्विसेज जो है, ग्रुप बी सर्विसेज में जो 3 लेवल मैंने अभी बताया जिसमें आप लोगों को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिलता है, उसमें से लेवल 6 पे ये 2 पोस्ट है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 एंड डिविजनल अकाउंटेंट, ये 4200 ग्रेड पे का पोस्ट है। उसके बाद ये एग्जामिनर से लेके इधर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इधर जितना भी पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है ये सब 4600 ग्रेड पे का पोस्ट है। एंड जो ऊपर सबसे ऊपर वाला पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये 4800 ग्रेड पे वाला पोस्ट है, ठीक है। तो ग्रुप बी सर्विसेज जो एसएससी सीजीएल के थ्रू जिसका अपॉइंटमेंट होता है, उनमें यही सारा पोस्ट आप लोगों को ऑफर होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अब थोड़ा पे स्ट्रक्चर पे भी नजर डाल लेते हैं। पे स्ट्रक्चर क्या होता है ग्रुप बी सर्विसेज का, देखिए एज ऑन 1 सितंबर ये है आपका पे स्ट्रक्चर। बेसिक पे, अच्छा देखिए इसमें 3 लेवल है, 6, 7 एंड 8। मैं 7 को डिस्कस कर रहा हूं, इस पे जो मिडिल में है। आप लोग बेसिक जो पे मैट्रिक्स अभी मैंने दिखाया था उस पे आप लोग बेसिक पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ग्रेड पे का आप लोगों को सैलरी कैलकुलेट करना है तो बस आप लोगों को सिर्फ बेसिक ही चेंज करना होता है, बाकी सब बेसिक के ऊपर ही परसेंटेज है, ठीक है। जैसे कि देखिए 4600 ग्रेड पे में जो इनिशियल बेसिक है वो 44900 है। वाई सिटी में भी वो बेसिक सेम ही रहेगा, आप कोई सा भी सिटी में हो। डीए अभी 28% ऑफ बेसिक पे है, तो सब कुछ सब अलाउंसेस बेसिक के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो 28% आपको इतना मिलेगा। एचआरए आपका सिटी वाइज अलग होता है, एक सिटी में 27% एचआरए इतना बनता है, वाई सिटी में
18% HR इतना बनता है। TA आप लोगों का जब ये ग्रुप ए से नीचे चला जाए तो आप लोगों का TA 3600 बनता है, ठीक है, फॉर मेट्रो सिटी। एंड DA ऑन टी आपका इतना बनता है, तो ग्रॉस सैलरी आपका 74 बनेगा इन एक्स सिटी एंड 70 बनेगा इन वाई सिटी। अगर आप जेड सिटी का बात करो तो अप्रोक्सीमेटली 67 बनेगा इन जेड सिटी क्रॉस। उसके ऊपर आपका जो डिडक्शंस होता है एनपीएस का एंड सीजीआईएस का एंड जिनका सीजीएचएस है उनका सबका डिडक्शन होके अप्रोक्सीमेटली आपका 68,000 आपका इनहैंस सैलरी बनेगा इन एक्स सिटी, 64 आपका इनहैंस सैलरी बनेगा इन वाई सिटी एंड 61,000 आपका अप्रोक्सीमेट इनहैंस सैलरी बनेगा इन जेड सिटी, ठीक है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं जो कि है ग्रुप बी सर्विसेज। ग्रुप बी सर्विसेज दोनों मेजर रिक्रूटिंग एजेंसी एसएससी एंड आरआरबी है। क्या क्या एग्जाम्स है इसमें? देखिए एग्जाम्स एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन से भी आप लोगों को ग्रुप सी सर्विसेज में आप लोगों को एंट्री मिल जाएगा। इसके लिए पोस्ट है ऑडिटर, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, ये सब जो पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लार्क, ये सब जो पोस्ट है ये ग्रुप सी पोस्ट है। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं, सीजीएल में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोस्ट जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है आईटीआई, वो भी ग्रुप सी सर्विसेज के अंडर ही आता है। हालांकि उसका ग्रेड पे 4600 है, लेकिन मैं अगर ग्रुप वाइज उसको ऑप्ट करूं तो वो ग्रुप सी में आता है, ठीक है। उसके बाद एसएससी सिलेक्शन पोस्ट भी जो हायर सेकेंडरी लेवल है, देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो एग्जामिनेशन मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया था वो 3 लेवल पे होता है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एक ग्रेजुएट लेवल पे एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एक हायर सेकेंडरी लेवल पे कंडक्ट करवाता है एंड एक क्लास 10th लेवल पे दैट इज मैट्रिक लेवल पे एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। टोटल 3 एग्जाम एसएससी सिलेक्शन के पोस्ट मतलब उस एग्जामिनेशन के थ्रू कंडक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें जो हायर सेकेंडरी लेवल पे जो एग्जाम है वो मेनली या ग्रेजुएट लेवल पे भी कुछ पोस्ट के लिए वो ग्रुप सी सर्विसेज में आता है। जैसे कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है उसमें से ही एक पॉपुलर पोस्ट है डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, जो कि एक ग्रुप सी पोस्ट है, 2400 ग्रेड पे है उसका। तो वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू उसका रिक्रूटमेंट होता है। एनटीपीसी में मैंने जो प्रीवियस जो पोस्ट जो था दैट इज स्टेशन मास्टर एंड कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इसको छोड़ के जो पोस्ट होता है जैसे कि क्लार्क हो गया, टाइपिस्ट हो गया, गुड्स का हो गया, वो एनटीपीसी एग्जाम के थ्रू उसका रिक्रूटमेंट होता है। और एक एग्जाम है जो एसएससी सीजीएल के बाद एसएससी का सबसे पॉपुलर एग्जामिनेशन है दैट इज कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, वो भी ग्रुप सी सर्विसेज को अपॉइंट करता है। उसमें से डेटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लार्क, इन सब में रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। और एक पोस्ट है एसएससी जीडी कांस्टेबल जिसपे बहुत सारा वैकेंसी हर साल आता है। उसमें से आप लोगों को अगर किसी को आर्म फोर्स में जाना हो एज अ कांस्टेबल इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसएफ, जितना भी हम लोगों का आर्म्ड फोर्स है उसमें से जो कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट होता है वो एसएससी जीडी के थ्रू उसका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। तो ग्रुप सी सर्विसेज यही सब एग्जामिनेशन है एंड मोटा मोटा यही सब पोस्ट है जो एसएससी एंड आरआरबी के थ्रू होता है। इनके अलावा भी कोई सा पोस्ट सेपरेटली कोई ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवा सकता है, लेकिन वो रेगुलर नहीं है। मैं आप लोगों को उसी का ही आइडिया दे रहा हूं जो एग्जाम्स रेगुलर होता है, मतलब हर साल होता है या 1 या 1.5 साल के गैप में होता है, ठीक है। मैं उसी सब एग्जाम को फोकस कर रहा हूं इस पे। देखिए पे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं। ग्रुप सी सर्विसेज में अगर आपका ज्वाइनिंग हो तो आपका जो बेसिक बनता है ग्रुप सी सर्विसेज में, देखिए ग्रुप सी सर्विसेज में भी आप लोगों को वाइड रेंज मिलेगा दैट इज 1900 से लेके स्टार्ट होके आप लोगों का 2800, ठीक है। आपका ये रेंज में होगा दैट इज लेवल 5 तक होगा। मैं यहीं पर आप लोगों को हायर एंड लोअर दोनों जो लेवल है दैट इज 1900 मतलब लेवल 2
एंड 2800 मतलब लेवल 5। तो आप लोग अगर ग्रुप सी में एकदम इनिशियल ग्रेड पे में ज्वाइन करो या एकदम टॉप ग्रेड पे ज्वाइन करो ग्रुप सी में, तब आप लोगों का क्या सैलरी बनेगा एंड क्या सैलरी डिफरेंसेस रहेगा वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए बेसिक पे जो लेवल 5 का ये है एंड बेसिक पे लेवल 2 का ये है। डीए 28% है। एचआरए मैंने मेट्रो को कंसिडर किया है, दैट इज एचआरए 27% के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशंस है इधर, तो ये बनता है। टीए आप लोगों को अगर लेवल 5 में आप हो तो इतना मिलेगा, अगर लेवल 2 में हो तो 1350 मिलेगा, ठीक है। डीए ऑन टीए ये बनता है। तो जो ग्रॉस सैलरी होगा ग्रुप सी में अगर आप लेवल 5 में हो तो अप्रॉक्स 49 होगा एंड लेवल 2 में हो तो 32.5 होगा एंड आपका डिडक्शंस होने के बाद आपका नेट सैलरी इधर 46 के एंड इधर 30 के बनेगा अगर आप लोग ग्रुप सी सर्विसेज में आपका अगर ज्वाइनिंग हो तो चलिए आप जो लास्ट कैटेगरी है इस वीडियो का ग्रुप डी सर्विसेज, वो जो मेन रिक्रूटिंग एजेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड आरआरबी। हालांकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अभी जो ग्रुप डी सर्विसेज जो है दैट इज एमटीएस एग्जामिनेशन, जो एमटीएस का पोस्ट है उसको लास्ट ईयर हटा के उसको ग्रुप सी कर दिया है, ग्रुप सी कैटेगरी में उसको डाल दिया है। लेकिन अगर पे लेवल के वाइज हम लोग बात करें तो अभी भी वो लेवल 1 पे ही है। एंड आरआरबी जो रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू आप लोगों का जो ट्रैक मशीन हॉस्पिटल असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ब्रिज और भी सारा मोटा मोटा आपका 15 के ऊपर प्रोफाइल्स है ग्रुप डी सर्विसेज में रेलवे के अंदर जो आता है, वो आरआरबी सेपरेट अपना एग्जाम से उसका कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो चलिए पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ग्रुप डी में अगर आपको ज्वाइनिंग मिले तो आपका इनिशियल क्या सैलरी बनता है। एंड एक बात और भी है, ग्रुप डी जैसे कि एंट्री लेवल पे है इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, तो लोएस्ट पे आज के डेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ऑफर करता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए पे स्ट्रक्चर इसमें एक ही लेवल है, इसमें कोई अलग लेवल नहीं है। जो 1800 का लेवल है उस पे जो बेसिक पे है वो ये है, डीए आपको ये मिलेगा, एचआरए आपका एक्ससीडी वाइज आपको ये मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका ये मिलेगा। टोटल ग्रॉस सैलरी आज के डेट में एज ऑन सितंबर 1, 2021 सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का मिनिमम ग्रॉस पे सैलरी 29.6 है फॉर मेट्रो सिटी, ठीक है। एंड आपका डिडक्शन होने के बाद अप्रोक्सीमेटली आपको इन हैंड 27 के आपको मिलेगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जो मिनिमम पे है फॉर मेट्रो सिटी आज के डेट पे वो 27 के है। अगर आप जेड सिटी का बात करो जो कि एचआरए में सबसे लोएस्ट है, उधर आप बात करो तो आप लोगों को ये 26 के अप्रॉक्स मिलेगा। तो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में इससे कम सैलरी कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने अपने इस वीडियो में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में जो 4 कैटेगरी है उसका थोड़ा आइडिया एंड कौन सा एग्जाम होता है, क्या पे स्ट्रक्चर होता है आज के डेट में, ठीक है, क्या क्या पोस्ट आप लोगों को ऑफर होगा, इन सब के बारे में मैंने आपको थोड़ा नॉलेज देने का ट्राई किया। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो 2 कैटेगरी है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज एंड जो बैंकिंग एंड पीएसयू इंश्योरेंस है वो मैं डिस्कस करूंगा, उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ये 3 वीडियो देखने के बाद आप लोगों को स्पेशली जो बिगिनर्स है, जो अपना इनिशियल डेज पे है, जो जस्ट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है लेकिन उतना आइडिया नहीं है कि आप लोगों को कौन सा पोस्ट अभी के लिए आप लोगों को ऑप्ट करना चाहिए। बहुत जन होता है कि इनिशियल डेज में उनको थोड़ा लोअर ग्रेड पे का पोस्ट वो लोग जल्दी से उसको उसमें सिलेक्शन लेके एक बैकअप बना के फिर ऊपर जाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये आइडिया होना जरूरी है कि कौन सा पोस्ट आपके लिए बेटर होगा, कौन सा एग्जाम क्रैक करना आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने मोटा मोटा ट्राई किया। ये 3 वीडियो देखने के बाद आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया लग जाएगा कि इंडिया में अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो एजेंसीज है उनका बात करूं तो क्या क्या पोस्ट इंडिया में है, ठीक है।
सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि ये नॉलेज सबके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।